हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के विज्ञान का पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो बोर्ड ने खुद जारी किया है। 2024 एग्जाम के लिए बोर्ड ने खुद ये जारी किया है क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं और मैं बता दूं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख करके ही जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। इस पेपर को छोड़ना आपकी मूर्खता हो सकती है। आपको बता दूं तो पेपर का पैटर्न कैसे होगा, सारी चीजों को समझिए। सारे पेपर्स के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलते हैं, तो इस पेपर के लिए भी आपको 3 घंटा 15 मिनट निर्धारित किए जाएंगे और आपके जो पूर्णांक होंगे 70 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, 70 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा और इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। सामान्य निर्देश को आप पढ़ करके ही अपने क्वेश्चन पेपर को हल कीजिएगा। तो देखिए कुछ निर्देश क्या क्या है आपको। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट जो है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र के 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र जो है ये 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। 2 खंड में प्रश्न पत्र विभाजित होगा। तीसरा निर्देश है, खंड अ तथा ब 3 उपखंड क ख ग में विभाजित है। खंड अ और खंड ब दोनों खंड जो है उपखंड में विभाजित है, क ख और ग में। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं चौथा निर्देश है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी खंड अ में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट में आपको जो है ओएमआर शीट में क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, फिल करना है। नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। ठीक है, तो इस तरीके से ओएमआर शीट में आपको आंसर देना होगा। पांचवा निर्देश है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होंगे। खंड अ में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके लिए 1 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 1 बहुविकल्पी के लिए 1 अंक, 2 बहुविकल्पी के लिए 2 अंक। इस तरीके से खंड अ में आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न है तो 20 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। छठा हमारे पास निर्देश है, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। वर्णनात्मक प्रश्न मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड ब में है। 7वां निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के सन्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जितने भी हमारे पास प्रश्न पूछे गए हैं उनके सामने उनका अंक भी दिया गया है कि ये प्रश्न इतने नंबर का है। 8वां निर्देश है, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम जो है कॉपी लिख रहे हैं और नीचे अगर जगह बच गया है और अगला हमारे पास शुरुआत करना है अगले प्रश्न का आंसर, तो हमें वो पेज छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको बोर्ड ने यहाँ पे लिख करके बता दिया है, पहले ही बताया है कि आपको क्या करना है, नए पृष्ठ से प्रारंभ करना है। तो उपखंड जैसे ही खत्म होता है आपका, अगले पृष्ठ को लीजिए और अगले पृष्ठ से उपखंड को शुरू कीजिए। ठीक है, अगला निर्देश हमारे पास है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न इसमें कह रहा है उन सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपके सामान्य निर्देश हो गए। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम खंड अ से सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ से सारे प्रश्नों को हम हल करते हुए चलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को। तो खंड अ में आपके इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। उपखंड क की बात करें तो उपखंड क में आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसके क्वेश्चन? फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे उपखंड क में। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हैं कहलाता है। ठीक है, 2 पृष्ठ हैं और इससे घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम कह रहा है। पारदर्शी मतलब जिसमें हम आर पार देख सके। ठीक है, तो पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो तो उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होना चाहिए, गोली दर्पण। ठीक है, तो गोली दर्पण इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दंत विशेषज्ञ यानी कि जो डेंटलिस्ट होते हैं वो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब जो है बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब यानी वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, 2f यानी फोकस दूरी और अनंत के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, आभासी उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, आभासी उल्टा और
बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा पाने का कारण है। ठीक है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करने का कारण, मेन जो कारण होता है समंजन क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में जरा दृष्टि दोष दिया गया है, जो कि गलत है। ये हमारे पास ऑप्शन सही नहीं है। देख लेते हैं, इसका ऑप्शन जो है इस तरफ दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी जो है समंजन दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो समंजन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारे पास, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, इसमें हमारे पास राशियां दी गई हैं, इसमें मात्रक दिए गए हैं। तो इनका हमें सही मिलान करके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनको सही करना है। तो विद्युत विभवांतर का जो हमारे पास मात्रक होता है वोल्ट होता है। ठीक है, तो पहले का चौथा हो जाएगा। दूसरा हमारे पास विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ना, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो ये ऑप्शन दूसरा हमारे पास सही हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ओम तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे से मिलान हो जाएगा इसका। अब इसमें जो है सही विकल्प कौन सा है इसमें देखना है। तो देखिए ए वाला ऑप्शन देखेंगे, पहले का चौथा बिल्कुल सही है। दूसरे का पहला सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन देखिए, पहले का पहला, ये यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत है। सी वाला पहले का पहला, ये भी गलत है। डी वाला देखिए पहले का चौथा बिल्कुल सही है। फिर से दूसरे का पहला भी, ये भी सही है। तीसरे का हमारे पास दूसरा, ये भी सही है। और चौथे का तीसरा, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, दो चालक तार जिनकी पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो जब भी बात करेगा श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात की बात करेगा, तो ऊष्माओं का अनुपात जो होता है श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम की बात करें तो 1:4 में होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1:4 जो है करेक्ट आंसर होगा। याद कर लीजिएगा कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का जो अनुपात होता है 1:4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सीधी लंबी परिनालिका के भीतर पूछ रहा है ना, तो जो विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका होती है उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपखंड ख की शुरुआत होती है यहाँ से। अब यहाँ से उपखंड ख की शुरुआत होती है। उपखंड ख में आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उपखंड ख में। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो बेंजीन का जो संरचनात्मक सूत्र है यहाँ पे आप देखेंगे, ये भी हमारा रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप बेंजीन का जो हमारे पास संरचनात्मक सूत्र है ये है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। बेंजीन का जो संरचनात्मक सूत्र है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। तो समजातीय श्रेणी ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही हो जाएगा, पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो पहला है CH4 और C2H6, ये जो ऑप्शन है ना ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समजातीय श्रेणी के लिए। तो इसमें जो समजातीय श्रेणी है कौन है? CH4 और C2H6। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसमें जो है ऑप्शन नंबर आप चौथा देखेंगे तो ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे उक्त के संदर्भ में सही विकल्प हमें चयन करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जिसमें पहला और चौथा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला और चौथा जो है इसमें आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को हम खनिज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, दांतों का क्षय
कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब हमारे पास मुंह का एसिडिक कम हो जाता है, एसिडिक क्या होता है? कम हो जाता है, तब हमारे पास क्या होता है? दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। मुंह में पीएच का मान जो है 5.5 से कम हो रहा है, तब हमारे पास क्या होता है? दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 12 नंबर क्वेश्चन है अभिकथन एक। यहाँ पे पहला कथन, दूसरा कथन, दो कथन दिए गए हैं, दोनों को पढ़ना है, अच्छे से समझना है इसमें, ठीक है। पहला कथन है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हम थोड़ा सा समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो सल्फ्यूरिक अम्ल कह रहा है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? H2SO4, H2SO4, ठीक है। और क्या कह रहा है? जिंक, जिंक कर रहा है ना, तो जिंक जेडन और सल्फ्यूरिक अम्ल जब एक दूसरे से अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है, तो ZnSO4 बन रहा है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे Zn के साथ SO4 शिफ्ट हो गया है और H2 क्या हो गया है? हमारे पास H2 जो है गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ZnSO4 है ना, यहाँ पे एक SO4 जो है प्रतिस्थापित हुआ है, तो इसलिए ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। पहला कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ समझिएगा, पहला कथन आपका सही होगा। दूसरे कथन को पढ़ लेते हैं। इसमें तर्क दिया गया है कि तर्क दूसरा का मतलब ये पहला जो है इसका तर्क क्या है? तो जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये तर्क है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये तर्क तो संयोजन अभिक्रिया का है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में तर्क तो फॉलो करता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अभिकथन एक सही है परंतु तर्क दूसरा गलत है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। दूसरा जो तर्क है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये संयोजन अभिक्रिया का है और ऊपर वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है ये हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया को फॉलो कर रही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारे पास है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, इसे हमें पूरा करना है। NaOH प्लस में यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि CH3COOH और ये हमारे पास रिएक्शन करके बन रहा है CH3COOH COONA प्लस में H2O, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण है। तो इसमें हमें क्या भरना है, ठीक है, हमें पूरा करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे Na है तो ये Na कट गया, ठीक है। यहाँ पे O है तो ये O कट गया। यहाँ पे H है तो एक H कट जाएगा, एक H बच जाएगा, ठीक है। एक H कट गया, एक H बच गया। तो यहाँ पे अब टोटल क्या बचा है? CH3COOH, ठीक है, ये बचा है ना CH3COO और ये एक H, ठीक है, ये हमारे पास बचा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, ये हमारे पास है, ठीक है। तो इस तरीके से इस ट्रिक को अप्लाई करके आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस जगह पे ये अप्लाई होगा, ये भरा जाएगा, तो हमारे पास समीकरण पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगले उपखंड की बात करते हैं। अगला उपखंड आपका ग है और इसमें जो है बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो देखिए, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, यहाँ से प्रश्न शुरू होता है 14 नंबर से बायोलॉजी का। अब यहाँ देखिए, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी, नसा द्वार से वायु प्रवेश करता है, फिर ग्रासनी में जाता है, फिर कंठ में जाकर के श्वास नली में जाता है और फिर कुपिकाओं तक पहुंचता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यही प्रोसेस होता है वायु प्रवाह का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़ करके दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पे कथन दिया गया है और कारण दिए गए, इन दोनों को पढ़ करके ऑप्शंस में से चयन करना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो कथन की बात करें तो पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, ये बिल्कुल क्या है? सही कथन है, क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है पिता का क्रोमोसोम, इससे जो है बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसके कारण की बात करें, कारण को पढ़ते हैं। मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है और इसी से तो पता चलता है कि बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होगा, ठीक है। तो इसके ये भी बिल्कुल सही है कि मानव पुरुष की बात करें तो एक्स वाई गुणसूत्र होता है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये भी कथन सत्य है, ये भी कथन सत्य है। दोनों कथन क्या है? सत्य है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है, ठीक है।
तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो है इसका कथन भी सत्य है और इसका कारण जो बता रहा है ये सही व्याख्या कर दी है, तो उसका कारण भी सत्य है, ठीक है, दोनों कथन जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? तो ये हमारे पास दिया गया है और इस फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आगे जा रहा है और आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से जो जा रहा है ये हमारा ऑप्शन नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, थायरॉक्सिन की संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, ठीक है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, तो ये जो कथन है ना, थायरॉक्सिन के लिए लौह आवश्यक नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है, तो इसका मतलब कि यही कथन सही है, क्योंकि उसके लिए आवश्यक होता नहीं है, लेकिन इसमें कह रहा है कि आवश्यक होता है, तो इसलिए जो थायरॉक्सिन के संश्लेषण में लौह आवश्यक होता है, ये कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं? ठीक है, ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं? तो देखिए, ए वाले को हम क्या कहते हैं? ए वाले को हम कहते हैं, ए वाले को कहते हैं, देखिए ए वाला ये है हमारे पास ना, इसे हम क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज पत्र। ये जो हमारे पास भाग दिखाई दे रहा है, ए है ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो ए वाले भाग को हम बीज पत्र कहते हैं। बी वाला भाग देखिए ये है, जिसे हम प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर। और सी वाला भाग देखिए यहाँ पे नीचे वाला है, जिसे हम मूलांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलांकुर। तो ये क्रम जो है आपका बिल्कुल सही है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, जनन के लैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 19 में क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया है, इसमें इसका सॉल्यूशन मैं अब बता रहा हूँ। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि, देखिए इसमें क्या कह रहा है, उत्पन्न, सही से क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैंने एक बार क्वेश्चन को गलत कर दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने एक बार गलत किया है, अब मैं सही करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ और इसमें जो बताऊंगा अब इसका सॉल्यूशन सही होगा। ये जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है ये गलत है, आपको भी ध्यान से पढ़ना है। मुझसे जब गलती हो गई तो आपसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए को पढ़ेंगे। कथन एक हमारा है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन भाग लेता है, ये कथन तो सत्य है, ये मैंने सत्य भी किया है, ठीक है, ये कथन तो सत्य है, आपको भी पता होगा। दूसरा कथन पढ़िए, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, तो अलैंगिक जनन में ये सही बात है कि युग्मक जो है शामिल नहीं होते हैं, ये आपका कथन जो है बिल्कुल सत्य होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे गलत किया था, ये कथन जो है सत्य है। तीसरा कथन हमारे पास है, लैंगिक जनन से पहले होता है, ये तो गलत है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, और ये भी ऑप्शन जो है गलत है। इसमें कथन जो है पहला और दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, पहला और दूसरा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, 20 नंबर क्वेश्चन है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मांसाहारी प्राणी होता है, ठीक है, तो तीसरे पोषी स्तर पर मांसाहारी प्राणी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 20 प्रश्न बताए जो 20 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है, कितने अंक के? 20 अंक के पूछे जाएंगे ये प्रश्न। काफी इंपोर्टेंट सारे प्रश्न थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्नों की यहाँ से शुरुआत होती है। वर्णनात्मक प्रश्न भी आप देखना चाहते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आज शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट के हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि आपके वर्णनात्मक प्रश्न अच्छे तरीके से, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको मैं बता दूं। तो अब तक के लिए इतना ही रखते हैं, 20 क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए खंड ब का, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।